हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं। आज जो है हमारा पास्ट मॉडल जो बचा हुआ था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का, आज हम वही जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पास्ट मॉडल क्या होता है? इसके नाम से ही जो है हमें पता चल रहा है पास। पी पी किसके लिए स्टैंड करता है? पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन अराउजल एंड एस स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग के लिए जो है ये स्टैंड करता है। अब ये जो पास मॉडल है ये किसने दिया था? ठीक है, कौन थे इसको डेवलप करने वाले? तो इसको डेवलप करने वाले थे जेपी दास। कौन थे? जेपी दास, जैक नेगलेरी एंड किरबाई। ठीक है, इन्होंने जो है 1994 में इस मॉडल को डेवलप किया था। इन्होंने कहा था कि जो ये पास मॉडल है ये ए आर लूरिया की जो न्यूरोलॉजिकल थ्योरी है उस पर जो है ये बेस्ड है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हमारे ब्रेन की 3 जो फंक्शनल प्रोसेस है उससे मिलकर जो है वो काम करती है। देखो यहाँ पर जो है वही चीज़ लिखी हुई है कि दिस मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय J.P. दास, जैक नेगलरी एंड किरबाई 1944. According to this model, intellectual activity involves the interdependent functioning of 3 neurological system। कि जो हमारा जो ब्रेन है वो 3 टाइप के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ मिलकर जो है वो काम करता है। ठीक है, अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पास मॉडल है वो क्या कहता है? पी स्टैंड फॉर क्या था? प्लानिंग, ए स्टैंड फॉर अटेंशन एंड अराउजल एंड एस स्टैंड फॉर जो है वो साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। वैसे तो ये 4 ब्रेन प्रोसेस होती है, लेकिन जो NCERT की जो बुक है वो 3 प्रोसेस मॉडल जो है इसको मानती है। तो इसलिए जो है हमें अपने पेपर में 3 प्रोसेस मॉडल जो है वो लिखना है। अगर आपके पेपर में पास मॉडल आता है तो आप इसको क्या बताओगे कि ये क्या है? 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ क्या करती है? फंक्शन करती है। सबसे पहले जो है हम प्लानिंग को समझेंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है बिना प्लान थोड़ी ना की हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो प्लान करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस कि इंटेलिजेंस का जो है ये क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब प्लान करना क्या है? प्लानिंग करने से हमारा मतलब क्या है? प्लानिंग जो है वो हमें डिसीज़न लेने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है हमारी हेल्प करता है। प्लानिंग क्या करता है? डिसीज़न लेने में एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है हमारी हेल्प करता है। और जो एक्शंस है उनको भी क्या करता है? परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। इट मीन्स कि इट हेल्प्स इन सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। कि जो प्लानिंग है वो क्या करता है? जो हमारे गोल्स है उनको सेट करने में, जो स्ट्रेटजीज़ है उनको डेवलप करने में और जो परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, when a student plan how to study for an exam, they are using planning process। मतलब कि जब क्या होता है कि एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे एग्ज़ाम कैसे देना है या मुझे पढ़ना कैसे, एग्ज़ाम के लिए जो है वो मुझे कैसे पढ़ना है, तो वो क्या करता है? पहले वो प्लान करेगा ना कि मुझे इसको कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उसको ये सोचना होता है कि वो किन किन सब्जेक्ट से उसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए अब आज जैसे कि आजकल जो है IPL चले हुए हैं, है ना, क्रिकेट का मैच चला हुआ है। अब क्रिकेट टीम क्या सोचती है? सबसे पहले वो प्लान करती है कि मैं अपने कौन से प्लेयर को कहाँ खड़ा करूँ, फील्ड में कहाँ खड़ा करूँ। तो उसने क्या किया? सबसे पहले प्लानिंग की। तो क्या समझ आया प्लानिंग से आपको? कि जो प्लानिंग है वो क्या करती है? हमारी डिसीज़न लेने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, एक्शंस को परफॉर्म करने और गोल्स को सेट करने में, स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में और जो हमने परफॉर्म किया है उसको मॉनिटर करने में क्या करती है?
हेल्प जो है वो करती है। आपकी बुक में भी सेम चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो, after this information is attended to and proceed, planning is activated। कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग को एक्टिवेट करना पड़ता है। अब प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग हमें सोचने में हेल्प करती है, ठीक है, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, टारगेट्स तक पहुंचने में, इवेलुएट करने में क्या करती है, हमारी हेल्प जो है वो करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपके बुक में क्या ले रखा है कि टू टेक द टेस्ट शेड्यूल बाय योर टीचर यू वुड हैव टू सेट गोल्स, प्लान अ टाइम शेड्यूल ऑफ स्टडी। कि मान लीजिए आपके टीचर को जो है आपका टेस्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गोल को सेट करेंगे और फिर उसके बाद अपना स्टडी शेड्यूल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस चीज़ को, प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर क्या करेंगे, आप चैप्टर्स को समझेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप कर रहे हो। आप इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल जो है अपने आप बना के लिख सकते हैं। आई होप आपको प्लानिंग जो है वो समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अराउजल या अटेंशन की तरफ। जो अराउजल या अटेंशन है वो क्या कहता है कि जो ये अराउजल है ये हमारी उस एबिलिटी से जुड़ा होता है। मीन्स कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू फोकस एंड रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन। कि जो हमारे बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस आती है उन चीज़ों को हटाने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अब देखो, अटेंशन या अराउजल मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में समझो। अटेंशन का मतलब हम क्या समझते हैं कि किसी चीज़ को ध्यान से समझना या किसी चीज़ को ध्यान से करना। अराउजल क्या होता है, अराउजल को हम बोलते हैं कि हम उस चीज़ को करने के लिए कितने एक्साइटेड है। एक तरीके से हिंदी में हम इसको बोलेंगे उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना। तो ये हमारी उस एबिलिटी से जुड़ा होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट को क्या करना होता है, किसी भी चीज़ पर अटेंशन देनी होती है। और ये क्या करता है, जो हमारे जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके बीच में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनको हटाने में क्या करता है, हमारी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये हमारी जैसे सस्टेन्ड अटेंशन को करने में हमारी हेल्प करता है ना। और हमारी जो हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, एकाग्रता, ठीक है, उसको मतलब कि लाने में हमारी हेल्प करता है। एक तरीके से कंसंट्रेशन करने में जो है हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तो आप अपना होमवर्क करने में क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होएगी, है ना। अब मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, उसको मीटिंग अटेंड करनी है, वो थका हुआ है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसको मीटिंग में मतलब कि ध्यान लगाना जो है वो ज़रूरी है। तो वो चीज़ें किससे आती हैं, वो चीज़ें आती हैं अराउजल या अटेंशन से जो हैं ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग पे। देखो, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि एक साथ जो है चीज़ों का चलना। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि एक साथ चीज़ों का चलना, ठीक है। तो इसमें कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, एक साथ कई सारी इन्फॉर्मेशंस को जोड़कर उनका क्या करता है, मीनिंग बनाता है। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये उसकी विजुअल भी हो सकती है, ये उसकी स्पेशल स्किल से भी रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, मैप को देखकर किसी भी प्लेस को पहचान लेता है। जैसे कि पजल्स को जो है वो सोल्व करना जो है इसमें आ जाता है ना। ब्लॉक से क्या करता है, शेपिंग करना, कि ब्लॉक्स लिए और उनकी क्या कर दी, शेपिंग कर दी, उनको शेप दे दिया, तो ये उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप क्या समझे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग से, कि दिस इज़ द एबिलिटी टू इंटीग्रेट सेपरेट एलिमेंट टू अ होल। की मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं, जो सेपरेट एलिमेंट होते हैं उनको क्या करता है, इकट्ठा ला करके सबके साथ ये काम करता है। इट मीन्स कि इट इज़ यूज्ड इन टास्क लाइक रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, अंडरस्टैंडिंग मैप्स और सॉल्विंग पजल्स। कि ये हमें क्या कर रहा है, जो हमारा पैटर्न है उसको पहचानने में, जो मैप्स है उसको समझने में, जो पजल्स हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सॉल्विंग ए जिगजो, है ना, जो जिक्सा पजल आती है उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प जो है ये करता है।
सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होता है? जो ये सक्सेसिव प्रोसेसिंग है, ये क्या होता है? ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर, मीन्स कि ये उन इन्फॉर्मेशन को लेता है जो किसी क्या होती हैं, सीक्वेंशियल तरीके से जो प्रोसेस होती है, मतलब कि उसमें क्या होता है, कोई सीक्वेंस होता है, ठीक है। जो सक्सेसिव होता है, इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या होती है, कोई ना कोई सीक्वेंस होती है, और उसके तरीके से जो है इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से। लाइक कोई भी जो पैटर्न है, जैसे प्लस माइनस, इस तरीके के जो है ये उस पैटर्न को फॉलो करता है। ये हमारी लैंग्वेज में भी हमारी हेल्प कर सकता है ना। और जो हम क्या करते हैं, कोई आदेश हम किसी को दे रहे हैं, उसको पालन करने में जो है ये हमारी हेल्प कर सकता है। राइम्स को याद करने में हमारी हेल्प कर सकता है। और ये किस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है? इट इज़ यूज़फुल फॉर टास्क लाइक रीडिंग, रिमेम्बरिंग अ फ़ोन नंबर और अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, कि जो हमने लैंग्वेज को बोली है उसको समझने में हेल्प करता है ना। रीडिंग करने में हमारी हेल्प करता है, फ़ोन नंबर को याद करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपीटिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर, कि जो हमारे पास नंबर्स है ऑर्डर में, उनकी जो रिपीटिंग लिस्ट है उसको याद करने में हमारी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो आपको जो है इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, आपको वो क्या क्या याद रखने हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। आप जो है उनको लिख लीजिए, ठीक है। कि जो पास मॉडल है उसका समरी चार्ट जो है हम बना लेते हैं। PAS पास मॉडल का जो है हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर समरी चार्ट जो है वो बना रहे हैं। समरी चार्ट बना रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्लानिंग है ना। पेपर में ना आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले आपको प्लानिंग लिखना है। प्लानिंग क्या करेगा, है ना, डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अरे दोबारा लिखना पड़ेगा यार, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। प्लानिंग वन बाय वन करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है इसको लिखते रहें। जैसे कि डिसीज़न, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ बनाना, क्या करना, स्ट्रैटेजीज़ बनाने में जो है ये हेल्प करता है। स्ट्रैटेजीज़ बनाने में क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अपनी जो स्टडी है उसका प्लानिंग बनाना, कि आपको अपनी स्टडी जो है कैसे करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके। चलो अब हम देखते हैं अटेंशन या अराउजल। आप जो है इसको अटेंशन ही लिखो, ओके। अटेंशन, जो अटेंशन है वो क्या करता है, हमारा फोकस करने में क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, फोकस करने में हेल्प करता है। और जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाने में, रजिस्टर डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। रिमूव करने में जो है उन हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। आप जैसे कि इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, पेइंग अटेंशन इन क्लास और वाइल रीडिंग बुक। आप इसका एग्जांपल कैसे लिख सकते हो कि पेइंग अटेंशन इन क्लास, ओके। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि वाइल रीडिंग ए बुक, जब आप बुक पढ़ रहे हो तो अटेंशन देना, ओके। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, ठीक है। ये क्या करता है, जो साइमल्टेनियस है, आपको ना इसको एक्सप्लेन तो अलग अलग करना है, ठीक है। साइमल्टेनियस है, ये क्या करता है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको क्या करेगा, जो इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन है उनको एक साथ लाके हमारी हेल्प करेगा।
integrate separate elements into a whole। ये उसको इकट्ठा लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हो पजल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। सॉल्व द पजल्स, सॉल्व द पजल्स। देखो मैं ना बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ ताकि बच्चे जो है साथ साथ आप लिखते जाओ, ओके। उसके बाद था हमारे पास जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग था। इसमें क्या था कि स्पेसिफिक सीक्वेंस या ऑर्डर, कि कोई भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या होना, स्पेसिफिक या आप क्या बोल सकते हो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होना, सीक्वेंस और ऑर्डर, कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एक क्या होती है, सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हो कि रिपीटिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर, रिपीटिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर इन ऑर्डर। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जो है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो अप्रोच थी वो जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं जो है बता देती हूँ, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि जो हमारा जो पास मॉडल था वो किस चीज़ में हमारी जो है हेल्प करता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। कि ये जो मॉडल है यह जो है इंटेलिजेंस को स्टैटिक न मान करके क्या करता है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस को का ग्रुप जो है वो बनाता है। और ये जो मॉडल है, जो जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है, ADHD है, ठीक है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझने में और उनको सुधारने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। और जो पास मॉडल है वो इंटेलिजेंस टेस्ट पर भी जो है वो किया गया, जैसे कि जो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, कि जो ये कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है ये क्या करता है कि जो ये दास एंड नीलगिरी हैव ऑल्सो डेवलप्ड ए बैटरी ऑफ टेस्ट, कि जो इन्होंने क्या किया था, एक बैटरी ऑफ टेस्ट किया था जिसको हमने कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जो है वो माना था। तो आपको समझ आया होगा कि जो ये कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट है वो क्या होता है। देखो जो ये बैटरी ऑफ टेस्ट है इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं 5 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उन पर जो है ये टेस्ट किया गया था, ठीक है। तो उनमें क्या देखा गया था, उनमें ये रिज़ल्ट निकाला था कि ये क्या करता है, जिन बच्चों में लर्निंग डेफिशिएंसी है, ठीक है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बोला था ना डिसलेक्सिया, ADHD, तो वो क्या होता है, जो डिसलेक्सिया होता है वो क्या होता है, लर्निंग जो डेफिशिएंसी होती है। जो मूवी याद है आपको तारे जमी पर, कि एक मूवी आई थी तारे जमी पर, आप सब ने देखी होगी। तो उसमें क्या था, वो बच्चा क्या करता था, देखो वो B को D पढ़ता था, W को M पढ़ता था। तो ये क्या है, एक लर्निंग डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। तो जो ये CAS जो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, उस टेस्ट को जो है डेवलप करता है, और उस टेस्ट में क्या होता है, उनकी जो ये प्रॉब्लम है उसको पहचाना जाता है और फिर इस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, उसको डायग्नोज जो है वो किया जाता है। तो ये मॉडल जो है ये किस प्रोसेस को जो है शो करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को जो है ये शो करता है। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कैसे नेचर एंड नर्चर में जो है वो एक दूसरे के साथ रोल प्ले करते हैं, कि जो नेचर और नर्चर है ये एक साथ मिलकर जो है वो इंटेलिजेंस में कैसे हेल्प करते हैं। अब देखो जो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमें अपने बाय बर्थ नहीं होता, बल्कि वो हमारे क्या होता है, एनवायरनमेंट में आके उसका डेवलप होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, नेचर,
नेचर का मतलब होता है कि जो आपको चीज़ें बाय बर्थ, मतलब नेचर मतलब वो वाली नेचर नहीं कि पेड़ पौधे वाली नेचर नहीं। नेचर का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है कि जो चीज़ें आपको अपने हेरिडिटी से मिली है। किस चीज़ से मिली है? अपनी हेरिडिटी, ठीक है, अपने आनुवंशिकता, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे जिसको कहते हैं आनुवंशिकता, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जो हमारे जीन से जो हमें चीज़ें मिलती है। नेचर का मतलब क्या है यहाँ पर? हेरिडिटी से मतलब है, ठीक है। और नर्चर का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट से है, ठीक है, कि जो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे जो है नर्चर का हमारा मतलब एनवायरनमेंट से है। तो इंटेलिजेंस जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो है ये हमारे एनवायरनमेंट या हमारे नर्चर पर भी जो है डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है? यह दोनों का जो है मिला जुला एक इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट भी जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? जो नेचर है, जो हेरिडिटी है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति में जो कोई भी पर्सन है उसका जो इंटेलिजेंस है उसे क्या है? जन्म से मिलती है। ये क्या कहते हैं? जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसको जो इसका जो इंटेलिजेंस है वो उसको कहाँ से मिलती है? उसको वो बाय बर्थ मिलते हैं। मीन्स कि जो हमारे जीन्स हैं, हमारा जो डीएनए है, जो हमारे जो मतलब जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? उससे जुड़ा होता है, ठीक है। आप इसको ना लिख लीजिए, आपकी बुक में चीज़ें नहीं लिखी हैं, आप इस चीज़ को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन की जो इंटेलिजेंस है वो उसको किससे मिलती है? उसके बाय बर्थ उससे मिलती है, ठीक है। तो उसको क्या मिलता है? कोई भी इंटेलिजेंस जो है नेचर में क्या है? किसी भी पर्सन की जो इंटेलिजेंस है वो उसको कहाँ से मिलती है? वो उसको बाय बर्थ उसको जो है वो मिलती है, ओके। अब बाय बर्थ का मिलने से मतलब क्या है? ये हमारे जो है जीन्स हैं, ठीक है, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये उससे क्या है? रिलेटेड होती है, उससे जो है जुड़ी हुई जो है होती है, ठीक है। इसका जो है अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्विंस है, ठीक है। जब जब हम ट्विंस को देखते हैं तो क्या होता है कि वो एक ही घर में पले बड़े होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो उनका आईक्यू लेवल है वो अलग अलग भी हो सकता है, और वो क्या होता है? सेम भी जो है वो हो सकता है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स जो है वो इंटेलिजेंस है, तो हमने बच्चों में जो है ये वर्च्यू देखा कि उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या हैं? इंटेलिजेंट है। अगर मान लीजिए पेरेंट इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी क्या है? इंटेलिजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है मान लीजिए वो जन्म से ही जल्दी बोलने लग जाता है या समझने लग जाता है, तो ये क्या है? उसकी जो है जेनेटिक एबिलिटी है, ये उसकी क्या मानी जाएगी? उसकी जेनेटिक एबिलिटी जो है वो मानी जाती है। अब बात आती है हमारे नर्चर की। नर्चर का मतलब क्या होता है? नर्चर का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट से। देखो आपके बुक में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो नेचर है वो किससे जुड़ा है? हेरिडिटी से। जो नर्चर है वो किससे जुड़ा है? एनवायरनमेंट से जुड़ा है। तो जो नर्चर है वो किससे रिलेटेड होता है? हमारे एनवायरनमेंट से मतलब रिलेटेड होता है। तो नर्चर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन उसका इंटेलिजेंस जो है वो उसके एनवायरनमेंट से, उसके एजुकेशन से, उसके एक्सपीरियंस से, है ना, और जो उसका जो पालन पोषण हो रहा है वो उस पर क्या करती है? डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही आईक्यू वाला बच्चा अगर मान लीजिए अच्छे स्कूल में जाकर और वो पॉजिटिव माहौल में रहता है और उसको अच्छी मोटिवेशन मिले, तो उसका जो मतलब कि वो जो बिहेव करेगा वो क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अर्ली चाइल्डहुड साइमल्टेनिएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चों को बुक्स पढ़ना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना, तो ये क्या करता है? उसके आईक्यू को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए जैसे कि एक बच्चा जो है वो अपनी स्टडी में क्या है? एवरेज है, ठीक है, अपनी स्टडी में कैसा है? वो एवरेज है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं और जो उसके टीचर हैं वो उसकी जो है उसकी स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं, तो वो क्या है? वो बच्चा कैसा बन जाता है? वो बच्चा टॉपर बन जाता है। तो हमने क्या चीज़ देखी कि बच्चा मान लीजिए कि अगर इंटेलिजेंट भी नहीं था, एवरेज एवरेज था, लेकिन टीचर ने और उसके पेरेंट्स ने मिलके उसकी हेल्प की, तो वो बच्चा कैसा बन गया? टॉपर बन गया। अब देखो
जो वो तारे जमी वाला बच्चा था, वो डब्लू को एम पढ़ रहा था, बी को डी पढ़ रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ, जब आमिर खान आया था मूवी में, तो उसने क्या किया, उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझा था, है ना। तो ये चीज़ें देखो, जो उसमें वो डेफिशिएंसी थी वो उसको उसके पेरेंट्स से तो नहीं मिली थी ना। अब उसके पेरेंट्स क्या थे, पेरेंट्स तो इंटेलिजेंट थे, उसके पापा अच्छी जॉब करते थे, उसका भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो ये उसका क्या था, उसकी जो नेचर से, उसको उसके नेचर से नहीं मिली थी, लेकिन उसमें ये क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। लेकिन उस प्रॉब्लम को जो है हमने एनवायरनमेंट में उसको सुधारा। एनवायरनमेंट में कैसे सुधारा, जब आमिर खान आया उसने उसकी प्रॉब्लम को समझा कि बच्चे को क्या है, एक डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, और उसको जो है उसने क्या किया, उसको पढ़ाई पर जो है उसका ध्यान दिया, और ये चीज़ देखी कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसने अपने एक्सपीरियंस का यूज़ किया, उसको अच्छी एजुकेशन दी, उसने उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो दिया। जब उसने इसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया, उसकी फीलिंग्स को जब उसने समझा, तो उसको वो क्या हो गया, एक अच्छा बच्चा बनकर निकला था ना। बाद में वो पढ़ाई भी करने लग गया था, ड्राइंग भी उसने बहुत अच्छी की थी। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में रह के जो है बच्चे को सुधारा जा सकता है, उसके इंटेलिजेंस को, उसके आईक्यू को जो है वो सुधारा जा सकता है। तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि जो हमारा नेचर और नर्चर है, वो केवल जो है हमारा जो इंटेलिजेंस, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो ना तो केवल हमारे बाय बर्थ होता है, ठीक है, और ना ही पूरी तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है, बल्कि ये दोनों का क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, जो इंटेलिजेंस है, ये दोनों का क्या है, हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। हमारे नेचर एंड हमारे नर्चर का क्या है, ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है ये, है ना। प्रोसेस, ओके। तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, है क्या, यहाँ जगह ये रही, देखो मान लीजिए अब हम एक चीज़ लेकर के चलते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, नेचर, मीन्स कि उसके जीन्स। ये क्या है, उसका नर्चर, मीन्स कि उसका एनवायरनमेंट। उसका रिजल्ट क्या निकला, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो नेचर क्या कहती है, बच्चे में क्या है, हाई जेनेटिक्स पोटेंशियल है। बच्चे में क्या है, हाई जेनेटिक्स पोटेंशियल है, मतलब कि उसके जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बच्चे को जो है एक पुअर एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो बच्चों को क्या है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन उसके जो जीन्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, उसका जो आईक्यू है वो क्या हो सकता है, उसका सप्रेस्ड हो सकता है, मीन्स कि जो उसका आईक्यू है वो दबा हुआ जो है वो हो सकता है, मीन्स कि वो उसका आईक्यू अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चे में जो है एवरेज जेनेटिक पोटेंशियल है, कि उसका जो जीन्स है वो क्या है, सिर्फ एवरेज है, लेकिन जो उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट एनवायरनमेंट जो है उसको मिल रहा है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी जो हैं उसके पास अवेलेबल है। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसकी परफॉर्मेंस होगी बेटर, कि वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, परफॉर्म जो है वो कर रहा है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसके पास क्या है, कि हाई जेनेटिक्स क्या है, पोटेंशियल भी है, और उसके पास जो है स्ट्रॉन्ग नर्चर भी है, मीन्स कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उस बच्चे का क्या होएगा, उस बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकलेगा, कि वो बच्चा जो है एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है, कि वो बच्चा जो है उसका जो इंटेलिजेंस है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई जो है वो हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि दो बच्चों में से जो है एक का जन्म तो जो है एक मतलब कि इंटेलिजेंट परिवार में होता है, लेकिन उसे अच्छा परिवार या अच्छा माहौल जो है वो नहीं मिलता है। जो हमने ये देखा था कि जो हाई जेनेटिक पोटेंशियल है, इसमें क्या है कि इसमें जो है एक मतलब कि एक मान लीजिए, आप अपने आप से लीजिए, ठीक है। दो बच्चे थे, ठीक है। उनमें से क्या है, एक का जो है, जो मम्मी पापा हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
लेकिन उस बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, उसके मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, है ना, उसके आस पड़ोस के लोग जो है वो लड़ते रहते हैं, तो उसका आईक्यू कैसा हो जाएगा, उसकी फैमिली जो इतनी अच्छी नहीं है तो उसका आईक्यू कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उसका आईक्यू इतना अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो दूसरा बच्चा था, ठीक है, उसके जो जीन्स थे वो सिर्फ क्या थे, नॉर्मल से थे, एवरेज से थे, लेकिन जो उसका एनवायरनमेंट था, उसका स्कूल था, उसके टीचर्स थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो उसको हर जगह उसको मोटिवेट कर रहे थे, हर जगह उसको मतलब कि अनकरेज कर रहे थे, तो उसका आईक्यू कैसा हो गया, उसका आईक्यू लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक और बच्चा है कि ठीक है, उसके जीन्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स भी मतलब कि पेरेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा है, उस बच्चे का भी इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, और उसको जो है एनवायरनमेंट जो है वो भी जो है बहुत अच्छा मिल गया, है ना, कि उसके टीचर्स अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उसके दादा दादी अच्छे हैं, उसका आस पड़ोस जो है वो भी अच्छा है। तो अब वो बच्चा क्या होगा, उसका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होएगा, मतलब कि वो एक एक्सेप्शनल केस जो है वो बन जाएगा। तो हमने क्या क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो जीन्स है वो सिर्फ हमें क्या करती हैं, पॉसिबिलिटीज़ देती हैं, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ को क्या करता है, रियलिटी में चेंज करता है। क्या चीज़ समझिए कि जो जीन्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करता है, पॉसिबिलिटीज़ देता है, लेकिन जो नर्चर है वो उस चीज़ को क्या करता है, जो एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ को रियलिटी में जो है वो चेंज करता है। तो जो हमारा इंटेलिजेंस है उसका जो डेवलपमेंट है, जो नेचर से जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो उसकी हेरिडिटी से जो उसका डेवलपमेंट माना जाता है, वो माना जाता है 30 to 60% जो है उसको अपने नेचर से चीज़ें मिलती हैं, और जो नर्चर है उससे उसको जो है 40 से 70% चीज़ें जो है उसको उसके नर्चर से मिलती है। ये आप लिख लीजिए, मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ। नेचर से जो है उसको क्या मिल रहा है, नेचर से उसको जो इंटेलिजेंस है वो 30 to 60% जो है उसको नेचर से मिलती है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, और 40 to 70% जो इंटेलिजेंस है वो उसको किससे मिल रही है, एनवायरनमेंट से मिल रही है, उसके नर्चर से जो है वो मिल रही है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसके इंटेलिजेंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, आई होप जो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो आपके बुक में ना सेम वही चीज़ें लिखी हुई है डिट्टो, कि यहाँ पर ट्विंस एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ट्विंस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, है ना, आपकी बुक में सेम वही चीज़ें लिख रखी है जो मैंने आपको बोली हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको उस चीज़ को सुनना है और अपनी बुक से रीड कर रखे उसको समझना है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो जो आपको आपकी बुक से पढ़ना है ना, जो ये लाइन जो है आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आप उसको इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग जहाँ मैंने आपको लिखवाया था आप उसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो हमारे नेचर एंड नर्चर का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, नेचर एंड नर्चर का क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, ये इसके लिए लगाया मैंने, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट मीन्स इसका मल्टीप्लाई है, नेचर और नर्चर से मिलकर जो है हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बना है। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं हेरिडिटी कैन बेस्ट व्यूड एज समथिंग दैट सेट अ स्ट्रेंज within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunity to the environment। जो चीज़ मैंने लास्ट में आपको बोली थी कि जो हमारा जो जीन्स है, जो हमारी हेरिडिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करता है, पॉसिबिलिटीज़ देता है, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसको क्या करता है, रियलिटी में जो है उसको चेंज करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या कर रहा है, जो इंटेलिजेंस है उसको शेप दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, ये चीज़ जो है मैंने आपको बोली थी। अब उसके बाद आता है कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, की जो इंटेलिजेंस है आप उसको कैसे असेस जो है वो कर सकते हैं, असेसमेंट जो है उसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो जो इंटेलिजेंस है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है
उसको वो किसी भी फील्ड में जो काम करता है उसमें कितनी एबिलिटी है उसको जानने के लिए जो है असेसमेंट की जाती है। अब जो ये इंटेलिजेंस ऑफ जो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो 1905 में एल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने जो है इस टेस्ट को जो है सबसे पहले किया था। उसके बाद 1908 में एक स्केल आया था, ठीक है, उस कंसेप्ट को जो है वो नाम दिया गया था मेंटल एज का। ओके, इसमें क्या किया क्या था कि बच्चों में जो है हम उनसे क्या कर सकते थे कि जो बच्चों की जो मेंटल एज है और जो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है उसको उससे डिवाइड करके उसका जो है हम रिज़ल्ट निकाल सकते थे, उसका आईक्यू जो है हम मेज़र कर सकते थे। ओके, 1912 में क्या हुआ, विलियम स्टर्न आए और ये कौन थे, जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट है, उन्होंने एक टर्म और थी इंटेलिजेंट क्वोशंट। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट है वो कैसे निकलेगा कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जो ये मल्टीप्लाई बाय 100 का जो कंसेप्ट है ना, ये टर्मन ने दिया था। ये किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। तो आईक्यू का क्या फॉर्मूला है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/में CA इंटू में 100, मीन्स कि मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज को जो है वो रियल एज भी जो है वो कहा जाता है, इंटू में 100 जो है इसकी मानी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि द नंबर ऑफ 100 इज़ यूज एज ए मल्टीप्लायर टू अवॉइड द डेसिमल पॉइंट, कि जो ये 100 है ये किस लिए, जो हमारा डेसिमल में जो आता है ना रिजल्ट, उसको अवॉइड करने के लिए मल्टीपल 100 किया जाता है। ठीक है, व्हेन द MA इक्वल्स द CA द IQ इक्वल 100, कि जब हमारा जो मेंटल एज है वो हमारे जो क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल होता है तो हमारा IQ किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। और जब हमारा मेंटल एज जो है वो ग्रेटर देन होगा या मोर देन होगा हमारे किससे, क्रोनोलॉजिकल एज से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे आईक्यू से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब कि आईक्यू से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब हमारा आईक्यू लेस देन होगा तो हमारा जो मेंटल एज है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक 10 साल का बच्चा है, आप देखिए ये 10 साल क्या हो गया, उसकी रियल एज है ना, 10 साल क्या है उसकी रियल एज, तो इसको हम क्या मानते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी क्या है, 10 ईयर्स है। ठीक है, और उसका जो मेंटल एज है वो कितनी है, 12 है, मेंटल एज कितनी है उसकी, 12 है। ठीक है, तो वो अब हम इसका आईक्यू कैसे निकालेंगे, इसका आईक्यू हम निकालेंगे कि मेंटल एज अपॉन में उसकी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, तो उसका जो मेंटल जो उसका आईक्यू है उस बच्चे का वो कितना है, 120 है। तो उसका क्या है, 120। आपको यहाँ एक्टिविटीज़ दे रखे हैं, फाइंड आउट द आईक्यू ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड विथ चाइल्ड द मेंटल एज ऑफ 16। आप देखो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, 14 ईयर्स, उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी है, 16। ठीक है, तो आप उसका आईक्यू कैसे निकालेंगे, आईक्यू इज इक्वल टू में 16 डिवाइड बाय 14 इंटू में 100। ठीक है, तो ये कितने आ गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड निकालते हैं यहाँ पर। देखो मेंटल एज कितना था, 16, और उसकी रियल एज कितनी थी, 14। ठीक है, आप देखो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ओके, ऐसे 8 ऊपर, ये यहाँ पर 7 1 जा 7, 1 यहाँ पर बच गया, 7 1 जा 7, 3 यहाँ पर बच गया, 7 4 जा, तो 114 समथिंग जो है उसकी क्या आ जाएगी, उसका आईक्यू आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जो है फाइंड आउट द मेंटल एज ऑफ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद एन आईक्यू। अब हमारे पास आईक्यू दे रखा है, आईक्यू कितना दे रखा है, इधर आईक्यू, इधर हमारे पास मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आईक्यू हमारे पास 90 दे रखा है, मेंटल एज हमारी कितनी दे रखी है, एक सेकेंड, मेंटल एज निकालनी है,
मेंटल एज दे रखी है, मेंटल एज दे रखी है 12। ये देखो आईक्यू हमारा 90 दे रखा है, मेंटल एज 12 दे रखा है, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। अब हमें क्या निकालना है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है हमें निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थर्टीन समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है ना, तो ये 13 समथिंग उसकी क्या आ जाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज जो है यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका क्या जो है असेसमेंट, उसके जो असेसमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम बच्चों की जो उनकी एकेडमिक एबिलिटीज़ हैं उनको समझते हैं, ठीक है, और जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको समझते हैं, और जो उनके ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल यूज़ जो है उनके ऊपर किया जाता है। अब देखो, अब आता है हमारे पास नॉर्मल कर्व। अब क्या आता है हमारे पास, नॉर्मल कर्व जो है हमारे पास आता है। अब ये नॉर्मल कर्व जो है ये क्या कहता है, उससे पहले देखो, जब हम नॉर्मल कर्व को समझेंगे ना, उससे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आपको नॉर्मल कर्व जो है वो समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमारे पास जो है कुछ आईक्यू रेंज होती है। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो 130 से ज़्यादा होता है, उन बच्चों को हम क्या करते हैं, हम उनको लेबलिंग कर देते हैं। अब उन बच्चों को हम क्या कहते हैं कि इनका जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, वेरी सुपीरियर है, मीन्स कि ये जो है बहुत गिफ्टेड बच्चे हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल जो है 120 से 130 के बीच में होता है, उनको हम क्या मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, मीन्स कि जो ये इंटेलिजेंस है ये उनके एवरेज से ज़्यादा है। जिन बच्चों का आईक्यू 110 से 119 है, वो क्या होते हैं, हाई एवरेज होते हैं, मीन्स कि एवरेज से ऊपर जो है उनको माना जाता है। 90 टू 109 को एवरेज माना जाता है, ठीक है। 80 टू 89 वाले को लो एवरेज माना जाता है। 70 टू 79 को बॉर्डर लाइन माना जाता है, मीन्स कि इनकी जो सीखने की जो वो होती है ना, स्पीड होती है, वो क्या होती है, स्लो होती है। और जो बिलो 70 होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। पहले इनको क्या कहता था, मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो है इनको कहा जाता था। आजकल जो है इस जो टर्म जो है वो चेंज कर दी, अब इसको क्या है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो है वो कहा जाता है। अब देखो, अब जो नॉर्मल कर्व है, अब हम पहले जो है उस चीज़ को जो है वो समझेंगे कि जो नॉर्मल कर्व है वो क्या है। अब नॉर्मल कर्व जो है वो क्या है, एक मैथमेटिकल ग्राफ होता है जो क्या दिखाता है, एक बड़ी रेंज में जो है लोगों के आईक्यू को जो है वो शो करता है, ठीक है। और जो इस कर्व का जो शेप होता है वो बेल की तरह होता है। देखो ये जो शेप है वो कैसी है, ये शेप एक बैल की तरह है ना, एक बैल की तरह है ना, घंटी की तरह, तो इसलिए इसको जो है वो बैल कर्व भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कि इसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया जाता है, और मेनली जो जो लोग होते हैं उनका जो एवरेज है वो क्या होता है, उनका जो आईक्यू है वो एवरेज होता है, उनका जो आईक्यू है वो कैसा होता है, एवरेज होता है। और ये क्या होता है, इसके जो दोनों, ये देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम्स लेवल पर जो हैं, इस लेवल में आईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम को जो है ये शो करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या लिया है, मीन लिया है। मीन 20, 30, 40, 50, 60, ये उनके आईक्यू का मीन हमने लिया है। देखो बीच में क्या है, 100। जिन बच्चों का जो है आईक्यू 100 है, उन बच्चों तक ये क्या है, जो है एवरेज जो है इसको माना जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए जिन बच्चों का जो है आईक्यू रेंज जो है वो 130 प्लस है,
ठीक है। यहाँ पर देखो, जिन बच्चों का जो IQ रेंज है वो 130 प्लस है उसको वेरी सुपीरियर गिफ्टेड बच्चे जो माना है, 120 प्लस वाले को सुपीरियर माना है, 110 वाले को हाई एवरेज जो है माना जाता है। इसी तरीके से जब बच्चों का IQ जो है जब डाउन जाता है, तो जिन बच्चों का IQ रेंज 80 टू 90 के बीच में उनको लो एवरेज, 70 से 80 के बीच में बॉर्डर लाइन, और जिन बच्चों का IQ 70 से भी नीचे है उनको हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है। अब इससे भी आगे जो है इनके नाम होते हैं। जिनका 60 टू 70 के बीच में रहता है वो माइल्ड, 40 टू 50 के बीच में रहता है मॉडरेट, 30 टू 40 के बीच में रहता है सीवियर, और जिन बच्चों का IQ 20 से भी बिलो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड, मतलब कि वो तो बिल्कुल ही जो बिल्कुल मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि जो हैं जो लोग होते हैं वो उनको कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बोलते हैं कि जो ये एवरेज है, ठीक है, जो ये एवरेज है ये किसको हम क्या बोलते हैं, पीक, इसको हम क्या बोलते हैं, पीक। तो इस पर क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जो इस लेवल पर जो लोग आते हैं उनका जो IQ है वो क्या होता है, एवरेज होता है। और जो हमारी लेफ़्ट टेल है, लेफ़्ट टेल मीन्स कि ये वाली जो हमारी ये लेफ़्ट टेल है, इसमें क्या होता है, जो IQ लेवल है वो क्या रहता है, वेरी लो रहता है। और जो हमारा राइट टेल है, ये वाली जो टेल है, इसमें जो IQ लेवल है वो क्या रहता है, वेरी हाई रहता है। ठीक है, वेरी हाई IQ जो रहता है। ठीक है। जो ये ग्राफ है ना, इसको आपको बनाना आना चाहिए। आप इस ग्राफ को जो है बना लोगे ना। अब जो ये नॉर्मल कर्व है ये ज़रूरी क्यों है, तो ये हमें क्या करता है, कोई भी पॉपुलेशन है उसका कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है। टीचर्स और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसका यूज़ जो है वो गिफ्टेड या स्लो लर्नर्स को पहचानने में जो है इसका यूज़ करते हैं। और इसी से जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो इसी कर्व के बेस्ड पर जो है वो हम उनमें स्कोरिंग जो है वो करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, नॉर्मल कर्व तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब जो है बच्चों में क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जो है वही चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आपके पास ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि द पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप कॉल्ड, जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, मीन्स कि इस शेप में जो बच्चे आते हैं या इस शेप में जो बच्चे आते हैं, हमारा बेल कर्व ऐसा था ना कि द पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप्स आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और दोज इन द सेकंड ग्रुप्स आर टर्म्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इस ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है। अब जो वेरिएशंस थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जो है वो चीज़ मैं आपको पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या है। जब कोई भी पर्सन जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग करने में जो है नॉर्मल बच्चों से भी कम होता है या उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनसे भी कम जो होता है, तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, या हम हिंदी में इसको कहते हैं कि उस बच्चे में क्या है, बौद्धिक मंदता जो है कहा जाता है। इसको पहले जो है मेंटल रिटार्डेशन, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी कि इसको जो है पहले मेंटली रिटार्डेशन जो है उसको कहा जाता था, लेकिन अब जो है इस टर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। देखो यहाँ से आप समझो कि जो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं उसको हम मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि द चिल्ड्रन हु शो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी आर टर्म इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, कि जिन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है उनको हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। ठीक है। देयर इज़ अ वाइड वेरिएशंस अमंग द इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं उनमें वाइड लेवल पर क्या होती हैं, वेरिएशंस जो है पाए जाते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी AAMD उसने क्या किया था, उसने शो किया था कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जो है वो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग concurrently with deficient in adaptive behavior and manifested during the development period, कि वही चीज़ जो मैंने आपको बोली कि जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जिन बच्चों में होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग करने में जो नॉर्मल बच्चों से कम होते हैं और अपने अडेप्टिव बिहेवियर को उनको मतलब कि अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसे ही जो है हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ है जो दिखाई गई है कि
In the order to judge of an intellectual disabled, a person must show significantly sub-average intellectual functioning. कि जिस बच्चे का जो IQ लेवल है वो बिलो 70 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब एवरेज इंटेलिजेंस जो उसको कहा जाता है। उसको क्या होता है, सेकेंडली इस बच्चे में जो अडेप्टिव बिहेवियर है, बिहेवियर को अडेप्ट करने में क्या है, डेफिशिएंसी है, मतलब कि वो बच्चा जो है बिहेवियर को अडेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अडेप्टिव बिहेवियर रेफर्स टू अ पर्सन कैपेसिटी टू बी इंडिपेंडेंट एंड डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरनमेंट। मतलब कि इनका कहने का वही मतलब है कि जिस बच्चे में अडेप्टिव बिहेवियर की डेफिशिएंसी होती है वो बच्चा या वो पर्सन जो है अपने आप से या इंडिपेंडेंटली उस काम को नहीं कर पाता है, या फिर वो एनवायरनमेंट में जो है अपने आप से क्या करता है, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। और इसका क्या थर्ड फीचर इसका क्या है कि द थर्ड फीचर इज़ दैट डेफिशिएंट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। और कि जो ये डेवलपमेंटल पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिशिएंसी को मेज़र किया जाता है। और ये इसका मेज़र करने का कौन सा टाइम होता है, 0 से 18 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो है इस चीज़ को मेज़र किया जाता है। आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बेस पर अलग अलग वेरिएशंस में जो हम उसको शो करते हैं। ठीक है, अब देखो वो कैसे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुकी ना, सेम वही चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है कि द डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आर, वो कौन कौन सी थी, माइल्ड थी, जिन बच्चों का IQ लेवल वो 55 से 70 के बीच में था उनको हम माइल्ड बोलते हैं। जिन बच्चों का IQ लेवल 35 से 40 के बीच में तो उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। और जिन बच्चों का 50 से 55 के बीच में होता है उसको मॉडरेट। और जिन बच्चों का IQ लेवल 20 से 25 के बीच में होता है, अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 के बीच में सीवियर। और जिनका जो IQ लेवल है वो 20 से 25 इससे बिलो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये माइल्ड डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं दूसरे बच्चों से। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने काम को थोड़ा बहुत जो है खुद से कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ को संभाल लेते हैं। अब जिन बच्चों का जब जब ये लेवल जो है डिसेबिलिटी का इंक्रीज़ होता जाता है तो वो क्या है, वो बच्चे जो हैं वो मॉडरेट डिसेबिलिटी उन बच्चों में आ जाती है। ठीक है, लाइक वो अपने जो उनमें कैसी डेफिशिएंसी आती है, मोटर स्किल्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। वो मतलब कि अपनी बॉडी के जो पार्ट्स है ना, मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि जो उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। उन बच्चों में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो लो हो जाती है। ठीक है, अब जो इन बच्चों को क्या होता है, मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविज़न वाले जो बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पाते, मोटर स्किल्स को करने में इनको दिक्कत आती है। और जिन बच्चों का जो IQ लेवल प्रोफाउंड लेवल पर होता है उनमें सीवियर डिसेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। अब इनको क्या होता है, ये दूसरों पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब देखो जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की जो और जो करेक्टरिस्टिक्स है ना ये हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में जो है वो पढ़ेंगे। अब आता है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का वही मतलब है कि जिन बच्चों का जो IQ लेवल है वो 130 से ज़्यादा होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, टैलेंटेड बच्चे उनको माना जाता है, गिफ्टेड बच्चे जो है इनको माना जाता है। जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा ये क्या कर लेते हैं, काम करने में जो है ये बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, इनके जो स्पिरिचुअल सोशल है ये क्या होते हैं, एस्थेटिक्स होते हैं, ये इनका जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें किसी भी काम को करने की क्या होती है, हाई एबिलिटी जो है वो होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है और हाई कमिटमेंट जो है इन बच्चों में जो है वो पाई जाती है। ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। ओके, कल जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको जो है कैसे मतलब कि टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस को जो है वो कैसे टेस्ट किया जाता है, कौन कौन से जो हैं वो टाइप्स हैं। ठीक है, कल जो हम इन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और कल हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट के जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं। ओके।
आई होप आज वाली जो मैंने आपको समझाया आज, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ आई। तो जब मैं आपको नोट्स बना के दूँगी तो उस समय जो है मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।